हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए टीचर मंत्रा। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। लेक्चर का नेम है स्पेशल ग्राफ प्रॉब्लम। तो जनरली क्या होता है कि ये ग्राफ प्रॉब्लम अक्सर पूछ ली जाती हैं आपसे जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चनों में। और जब भी क्वेश्चन पेपर को थोड़ा मॉडिफाई बनाना होता है, थोड़ा एडवांस बनाने का होता है, तो उसमें हम ग्राफ प्रॉब्लम्स को ऐड कर देते हैं। तो ग्राफ प्रॉब्लम जनरली क्या होता है कि देखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, थोड़ा एनालाइज करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप एक बार सीख जाओ किस तरीके से एनालाइज करना है ग्राफ को, किस तरीके से इसको डिकोड करना है, तो काफी इजी हो जाता है। तो बिफोर भी स्टार्टिंग इनिशियली हम इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं, इनिशियली हम सम ग्राफ्स के बारे में रीड करेंगे कि इनिशियली जो ग्राफ आपको आने चाहिए, नीड रहती है आपको जब भी आप ग्राफ प्रॉब्लम को पढ़ते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बेसिक्स ग्राफ्स आपसे हम बात करेंगे कि बेसिक्स आपके ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे कॉमन ग्राफ आपका होता है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, पहला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ होता है। ये एक आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जनरली, और इसको आपने नॉर्मली काफी बार इसको एनालाइज भी किया होगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से शो होता है, जैसे कि आपकी होती है एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एंड अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से क्रिएट होता है। ठीक है, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। सेकंड, अगर हम इसमें अगर y इज इक्वल टू हम y इज इक्वल टू लिखते हैं हम एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर बेटा जो आपका m होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। c यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अगर हम इस ग्राफ की आपसे बात करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, तो आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो अपने नॉर्मल वे में। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे कि आपका एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। अगर आपको इस ग्राफ का इनिशियल पॉइंट देखना है कि आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहला इसको एनालाइज करने का ये तरीका होता है कि आप एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लो इस तरीके से। इस टेबल के अंदर आपको ये एनालाइज करना होता है। ठीक है, आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले सकते हो जैसे एक्स एंड वाई। अगर आप बेटा एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो कर देते हो, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो कर देते हो, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको जो बेटा वाई की वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, सी मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2x प्लस 3। तो यहाँ पर अगर आप x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पुट करने में y की वैल्यू 3 हो जाती है। अगर यहाँ पर आप बेटा y की वैल्यू को एक बार जीरो पुट करते हो, y की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -3/2। तो यहाँ से आपको एनालाइज मतलब आइडिया मिल जाता है मोटा मोटा कि आपका ग्राफ जो है किन किन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से होकर गुजरने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जीरो सी हो जाता है। अगर मैं क्या कहते हैं y की वैल्यू को जीरो करता हूँ तो मेरे को जो x की वैल्यू क्या मिलती है, -के c/m मिलती है। तो ये आपका जो ग्राफ है कुछ कुछ जैसे कि आपका जीरो और सी की पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पर लाई करेगा, -c/m जीरो की बात करूंगा तो पॉइंट आपका कहीं यहाँ पर लाई करेगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का नेचर को शो करता है। ठीक है, ये आपका बेसिक रूल होता है। इस रूल के जरिए हमको पता चलता है कि हम किस तरीके से अपने ग्राफ को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, यही एक तरीका होता है। एनदर ग्राफ होते हैं जो काफी आपको सबसे ज्यादा यूजफुल आते हैं। सेकंड होता है आपका पैराबोला। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पैराबोला। अगर मैं आपसे पैराबोला की बात करूं, ओके, पैराबोला जो है आपका ग्राफ जनरली इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। तो ध्यान से अगर आप ग्राफ को एनालाइज करो या फिर देखो तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखाई देगा कि अगर आप बेटा x की कोई वैल्यू लो, x की अगर -1 वैल्यू लेते हो या फिर x की आप क्या लेते हो वैल्यू +1 लेते हो, इन दोनों ही केसेस में जो y की वैल्यू है बेटा आपकी सेम ही आने वाली है, 4a एंड 4a। यानी कि अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लो या फिर पॉजिटिव लो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी वैल्यू हमेशा जो है y की पॉजिटिव होने वाली है। तो अगर मैं अपने ग्राफ को देखूं तो हमेशा जो y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करता हूं तो y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का पैराबोला शेप को शो करेगा। ठीक है,
ये आपका ग्राफ किसको शो करेगा, y इज इक्वल टू 4ax²। यहाँ पर जो आपका a है ये एक आपका कांस्टेंट होता है, 4 आपका ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, ठीक है। जनरली हम इसको 4a ना लिख के हम डायरेक्टली हम बस इसको 4x² के ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। 4 इज इक्वल टू x² का ग्राफ होता है, तो y इज इक्वल टू x², ठीक है। अब सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक ग्राफ आपका होता है, अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू y²। यहाँ पर ये रिलेशन उल्टा हो चुका है, यहाँ पर y इज इक्वल टू x² था, यहाँ पर x इज इक्वल टू y² है। तो इस बार ग्राफ का जो नेचर है बेटा ये थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। इस बार ग्राफ के नेचर में क्या चेंजेस आएगा, ये आपका x एक्सिस रहेगा, ये आपका y एक्सिस रहेगा, ये आपका माइनस का x रहेगा, ये आपका माइनस का y रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर यहाँ पर आप y की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव रखते हो, अगर आप y की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव रखते हो तो आपको हमेशा जो x की वैल्यू है क्या मिलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। जबकि इस तरफ वाले ग्राफ में क्या था, यहाँ पर था अगर आप x को क्या रखते हो पॉजिटिव या नेगेटिव रखते हो तो y आपको हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव ऑलवेज। यहाँ पर आपको x पॉजिटिव मिलेगा, तो x का पॉजिटिव बेटा आपका हिस्सा ये है राइट हैंड साइड। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा कर्व नेचर का, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ y इज इक्वल टू माइनस का x², तो इस केस में अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, या कोई भी नेगेटिव वैल्यू लूं, y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी मेरे को, नेगेटिव ही मिलेगी। y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा नेगेटिव मिलेगी। तो इस केस में बस ग्राफ का क्या होगा, नेचर बदल जाएगा, थोड़ा सा नेचर बदल जाएगा। अगर आप अपना प्रीवियस ग्राफ को देखो तो प्रीवियस ग्राफ में क्या था कि जो फेस था आपका, अगर प्रीवियस ग्राफ में अगर आप जाते हो तो फिर प्रीवियस ग्राफ में y इज इक्वल टू x² में आपका जो फेस है पॉजिटिव y की तरफ ओपन हो रहा है। इस बार क्या होगा कि आपका जो फेस है बेटा वो किस तरफ ओपन होगा, नेगेटिव ऑफ y की तरफ, इस तरीके से। एकदम सिमिलर ग्राफ होता है, जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर की तरफ रहता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अपने थोड़े स्टैंडर्ड ग्राफ की तरफ चलते हैं। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट आपका ग्राफ रहता है, ग्राफ नंबर हम इसको 4 बोल सकते हैं, नहीं 4 तो नहीं होगा, कितना हो चुका है, 1 2, अच्छा 1 2 3 एंड 4, ओके। 4 की तरफ चलें तो y इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोलता हूँ x³ y इज इक्वल टू x³, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं x को लेता हूँ बेटा पॉजिटिव तो y भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं x को लेता हूँ नेगेटिव तो y भी आपका आएगा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने x इज इक्वल टू लिया है 2 तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8। अगर आपने x इज इक्वल टू लिया है माइनस का 2 यानी y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, माइनस का 8, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ के नेचर को शो करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका माइनस का x, ये आपका माइनस का y। तो यानी कि जब आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव हो तब y भी आपका पॉजिटिव। ये थोड़ा सा ग्राफ और थोड़ा जल्दी ही ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हो, अगर x की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है, माइनस के 1 है, और y की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम नेचर को शो करेंगी, मतलब एक ही वैल्यू को शो कर रही है, y की एक ही वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव का 2 और बात करूं मैं नेगेटिव के 2 की, तो दोनों की जो वैल्यू है बेटा वो एकदम सेम वैल्यू है y की, ठीक है। दोनों के लिए जो y की वैल्यू आ रही है माइनस के 8 ही आएगी, माइनस की वैल्यू आएंगी। अब जैसे कि इस ग्राफ में था कि अगर आपने नेगेटिव ले रहे हो, x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो तो y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। मतलब ये एकदम सिमिलर होगा, जैसा ऊपर है वैसे ही सेम नेचर, दोनों सिमेट्रिक नेचर को मतलब शो करेंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू x³ एंड y इज इक्वल टू x²। तो ये आपके काफी कॉमन ग्राफ्स होते हैं जो कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए। हाँ, तो ये आपके काफी सारे कॉमन ग्राफ रहते हैं जिनको आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, अगर आपको ये काफी कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, अब हमने काफी सारी इमेजेस ऐड करी हुई हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आपने जो अभी तक पढ़ा है वो किस तरीके से आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ था जो कि आपने पढ़ा था, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, जिसमें कि आपका स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आपका x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। सेकंड ग्राफ आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला का ग्राफ होता है।
ठीक है। पैराबोला का ग्राफ किस तरीके से होता है कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो y हमेशा पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव भी है तो भी y आपका पॉजिटिव रहता है। ये x क्यूब है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, यानी कि अगर आपका x पॉजिटिव है, यानी कि अगर आपका x पॉजिटिव है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये माइनस का x होता है, ये माइनस का y होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर x पॉजिटिव है तो y आपका पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है। सिमिलरली ये आपका एक किसका ग्राफ है, मॉड का ग्राफ होता है, जिसमें आपकी हमेशा y की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव आती है, अगर आइदर आपकी वैल्यू जो है x की पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता है। y इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो y इज इक्वल टू वन बाई एक्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को जीरो करता हूँ, x की वैल्यू को जीरो करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फानाइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, जीरो पर बेटा आपकी y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, इन्फानाइट। अगर मैं बात करता हूं आपसे x y इज इक्वल टू जीरो की, तो y इज इक्वल टू जीरो पर आपकी बेटा x की वैल्यू इन्फानाइट होनी चाहिए, है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, जब y इज इक्वल टू जीरो तब x इक्वल टू इन्फानाइट हो रहा है। तो ये भी ग्राफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वन बाई एक्स। इन सभी ग्राफ का रिलेशन आप अभी पढ़ने वाले हो। आपका ए बी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, आपका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होता है, किस तरीके से वहां पर आपको स्लोप के बारे में पता चलता है, किस तरीके से आपको ग्राफ के बारे में पता चलता है, तो वहां पर ये सभी काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। सिमिलरली हम बात करें आपसे, तो एनोदर ग्राफ होता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिमिलर ग्राफ है आपका। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, मेरे को मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आपको ध्यान हो, अभी प्रीवियसली आपने पढ़ा था वाई स्क्वायर का, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, तो आपने देखा था कि यहाँ पर आप वाई की वैल्यू को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, हमेशा एक्स की वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से आता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया गया। अगर आप अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड कर दोगे, यानी ये इस वाले पोर्शन को, तो आपका ये ग्राफ जो है वो फिलफिल नहीं होगा, क्योंकि आपने भी इमेजिनरी नंबर पढ़े नहीं है। ये आपका y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो ये आपके लिए एज सच अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, आप नहीं पढ़ने वाले इस ग्राफ को। y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका किसका एक ग्राफ होता है, ये आपका बेटा सर्कल की इक्वेशन होती है। आई होप कि अभी तक आपको इतना क्लियर रहा हो। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपना कि किस तरीके से हमारा जो स्लोप होते हैं, ग्राफ होते हैं, वो किस किस टॉपिक को या किस किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि अभी तक यहाँ तक आपको सभी समझ में आए हो। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने जो नॉर्मल ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि अगर आपसे मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ की। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर आप टाइम ग्राफ पढ़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको पता है कि आपका जो वाई एक्सिस है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, और यहाँ पर टाइम जो है रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्स एक्सिस पे। ठीक है। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका क्या है, टाइम है। अब यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। स्लोप जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ जनरली। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप यहाँ पर होगा चेंज इन डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पर जो आपका बेटा एक्स एक्सिस है रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको एक्स को एक्स ना लिख के एस लिख देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी एस ओवर डी टी। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वेलोसिटी को। अब कुछ इसके बारे में टॉपिक होते हैं, कुछ कंसर्न होते हैं जो आपको पता करना बहुत जरूरी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका स्लोप को, और ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा। कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। ओके तो यहाँ पे जैसे कि हमने इस ग्राफ में देखा, ये कांस्टेंट है, तो यानी अगर आपका s कांस्टेंट है तो यानी कि यहाँ पर जो dx की वैल्यू है, ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर ds की वैल्यू आपकी अगर जीरो हो जाएगी तो इस केस में यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब काफी सारे ग्राफ्स होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि किस तरीके से आपका जो वेलोसिटी है या फिर टाइम है या फिर एक्सेलरेशन किस तरीके से आपका नेचर को शो करता है। जैसे कि आपका यहाँ पर ये फर्स्ट ग्राफ है, जैसे कि अगर हम इस फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ में आप ध्यान से देख रहे हो तो ये आपका एक लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ है, यानी कि जैसे जैसे आपका x इंक्रीज कर रहा है, s इंक्रीज कर रहा है, सिमिलरली आपका t भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका जो स्लोप है बेटा, ये स्लोप जो है आपका
कांस्टेंट है, स्लोप क्या है आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पर स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा केस हो जाएगा आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो जाएगा पहला केस। अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्रिएट करते हो तो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ में आपकी नहीं बदलेगी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ये सेकंड ग्राफ की, तो सेकंड ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो, अपने आप सेकंड ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, तो सेकंड ग्राफ के अंदर क्या होने वाला है, सेकंड ग्राफ के अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपका पैराबोला नेचर को शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पैराबोला नेचर को शो कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बेटा अगर एस जो है मेरा टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ डी एस ओवर डी टी, तो मेरे को क्या मिलेगा टू टी मिलेगा, टू टी के प्रोपोर्शनल। यानी कि जो मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टाइम के। तो वेलोसिटी अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, तो उसका ग्राफ कैसे शो होने का, इस तरीके से शो होगा। तो आपको एक ग्राफ का थोड़ा सा एनालाइज करना है कि किस तरीके से, और वेलोसिटी अगर आपके टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे dv ओवर dt, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा बेटा 1, यानी कि आपको मिलेगा कांस्टेंट। तो ये आपका जो ग्राफ होता है, अगर आपका जो टाइम है बेटा, टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर s इज इक्वल टू टी स्क्वायर का रिलेशन है, तो ये आपका ग्राफ होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपके लिए की पॉइंट ये बात है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी जो है टी के प्रोपोर्शनल आएगी, और इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, आई होप कि अभी तक इतना क्लियर हो। सेकंड अगर इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन भी आपका पैराबोला नेचर को ही शो कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि इनिशियली आपकी क्या थी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी बेटा जीरो थी। लेकिन सेकंड केस में क्या हो, थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, थर्ड केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका ग्राफ यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी कुछ u, इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है जैसे कि आपका s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी एस ओवर डी टी, तो आपको क्या मिलेगा u प्लस वन बाई टू, सॉरी वन बाई टू नहीं, वन बाई टू आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ए टी। और अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन बराबर क्या मिलेगा ए के मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन है, ये भी आपका क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पर आपका जो u है डज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि पहले वाले केस में क्या था ये इक्वल टू जीरो था। थर्ड वाले केस में अगर आप जाओगे तो थर्ड वाला केस जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा, लेकिन इस बार आपका पार्टिकल जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होगा। थर्ड वाले अगर ग्राफ का आप देखो तो ये भी आपका किसका ग्राफ है, पैराबोला नेचर को शो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर ना तो आपका u इक्वल टू जीरो होगा और ना ही आपका t इज इक्वल टू जीरो पर आपका जो s है वो जीरो पर होगा। यहाँ पर आपका पार्टिकल कहीं दूर से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आप देखो तो t इज इक्वल टू जीरो पर आप कहीं ना कहीं आगे की तरफ डिस्प्लेस कर चुके हो। ठीक है, अगर आप फोर्थ ग्राफ की तरफ चल, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ ग्राफ की तरफ, ये आपका फिफ्थ है, ये आपका फोर्थ था। ठीक है, थोड़ा नंबरिंग का इशू है, ये फोर्थ है। फिफ्थ अगर आप ध्यान से देखते हो तो फिफ्थ में अगर आपको देखेगा तो ये पैराबोला आपका जो शो हो रहा है ये पॉजिटिव पैराबोला नहीं, ये टाइम के अलोंग डिक्लाइन हो रहा है, टाइम के अलोंग डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे स्लोप आपका कुछ है, मतलब स्लोप यहाँ पर आपका ज्यादा है, जबकि स्लोप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। तो यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। स्लोप कैसे निकालते हो, जिस पॉइंट पर भी आपको स्लोप निकालना होता है टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल फ्रॉम द आपका एक्स एक्सिस, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपकी एक्सिस है उससे एंगल को शो करता है। तो यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, और फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग मोड में चली जाएगी। ठीक है, हल्का सा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जैसे कि अगर आपसे हम बात करें, ये तो हो गया आपका फिफ्थ ग्राफ। फिफ्थ ग्राफ में आपने देखा क्या है, ये यूनिफॉर्मली आपका क्या हो रहा है, मोशन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म
रिटार्डेशन, ये आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। ठीक है, अगर हम सिक्स ग्राफ की तरफ चलें तो सिक्स ग्राफ में आपका क्या है कि आपका जो पोजीशन है एक्स जो है टाइम के साथ में कुछ इस तरीके से नेचर शो कर रहा है, यानी कि पहले तो ये टाइम के साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका जब आपका पूरा राउंड हो जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एक सर्कल की तरह आप क्रिएट समझ सकते हो कि आप जब सर्कुलर मोशन में हो तो इस पॉइंट से चलोगे तो पहले डिस्टेंस बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी पहले बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसका क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का हो जाएगा केस ये भी। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी सिक्स केस में। सिक्स केस में भी आपका क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि आपका ये टाइम के साथ में बढ़ती गई है, फिर आपकी जीरो हुई है, फिर जीरो होने के बाद में फिर से बढ़ी है। ओके, आपका ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लॉट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ शो करना है ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो गिवन है, आपको ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है, आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ के बारे में देखना है कि क्या होने वाला है। ओके, तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री एंड ऑप्शन नंबर फोर। तो अगर आप ध्यान से देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये आपका जीरो है, ये आपका फाइव है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो कांस्टेंट स्लोप है और इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, पॉजिटिव है। और पांच के बाद बेटा -15 तक, मतलब 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक आपका जो रेगुलरली, ये अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। फिर 15 से लेके 20 की बात करूंगा तो यहाँ पे आपका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमको बात करनी है स्लोप्स की। तो स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई। तो वाई में चेंज कितना हुआ है बेटा, वाई में चेंज हुआ है आपका 10 - 0, और एक्स में चेंज कितना हुआ, 5 - 0, दैट मीन्स 2। तो स्लोप आपका क्या निकल के आएगा बेटा 5 सेकंड तक, 2, दैट मीन्स एक्सेलरेशन होगा ये आपका। तो बेटा 0 से लेके 5 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन होने वाला 5, और ये पॉजिटिव होने वाला है। तो देखिए कि आपका एक्सेलरेशन 2 कहाँ पर है, एक्सेलरेशन 2 है आपका फर्स्ट ऑप्शन में जो कि पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आपका सेकंड केस में भी है। ठीक है, तो ये सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड केस आपके हो सकते हैं पॉसिबल, लेकिन सेकंड केस आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जबकि हमारा एक्सेलरेशन होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी आपकी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। फोर्थ के वाले ग्राफ में भी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सेकंड फर्स्ट वाले ग्राफ में चले तो एक्सेलरेशन जो है आपका पॉजिटिव है फॉर दी 5 सेकंड, 0 टू लेके 5 सेकंड तक। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये परफेक्ट हो जाएगा, जबकि आप एक्सेलरेशन देखते हो अपना थर्ड ऑप्शन में तो 0 टू लेके 10 सेकंड तक पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं है। 5 टू लेके 0 टू 5 आपका पॉजिटिव है, और 5 टू लेके 10 आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका देखो 0 टू 5 आपका पॉजिटिव, 5 टू 15 तक, 5 से लेके पूरा 15 तक क्या है बेटा आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया -2, और फिर 15 से तुरंत ही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीटी ग्राफ का, यानी वीटी ग्राफ का यहाँ पर आपके लिए की पॉइंट क्या है, वीटी ग्राफ, ना वीटी ग्राफ स्लोप, स्लोप स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ वी एंड टी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका बीटी ग्राफ का, रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, और बीटी ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एक्सेलरेशन को शो करता है। तो ये आपके लिए की पॉइंट है, ये याद होने आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्विस्टेड है, यहाँ पर आपसे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया था, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। ओके, आपका ये ग्राफ है, एंड इसके फोर्थ ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से देखो आपके पास ये एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, और अगर आप अपने फर्स्ट ग्राफ की तरफ जाते हो, फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देखते हो फॉर अ टाइम, फॉर अ
टाइम 0 टू T1, आपका एसिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपका क्या है, आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है तो यहाँ पर अगर मैं एसिलेशन है तो एसिलेशन को क्या लिखता हूँ मैं, dv ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो ये कांस्टेंट लगा के हो जाएगा आपका k कांस्टेंट t dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आफ्टर दिस इंटीग्रेशन यू गेट v इज इक्वल टू k t स्क्वायर बाई 2। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये आपका ग्राफ किस नेचर को शो करता है बेटा, पैराबोला नेचर को शो करता है, पैराबोला नेचर को शो करेगा। तो यानी कि आपका बेटा जीरो से लेके अगर मैं बात करता हूं, ये आपका वेलोसिटी और ये आपका टाइम ग्राफ है, तो 0 टू लेके T1 तक आपका ग्राफ जो है किस तरीके से नेचर को शो करेगा, इस तरीके से पैराबोला को। अब मैं बात करता हूं फॉर अ टाइम T1 टू T2, ठीक है, फॉर T1 टू T2, T1 टू T2 भी अगर आप ध्यान से देखो तो एसिलेशन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एसिलेशन जो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करोगे dv इज इक्वल टू मिलेगा माइनस के टी dt इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी का रिलेशन क्या मिलेगा, माइनस का के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कुछ भी आ सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव पैराबोला को शो रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव पैराबोला अगर आपको याद है तो अगर ये टी है और ये वी है तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा ये किस तरीके से होगा, नेगेटिव ऑफ वी की तरफ, यानी कि इस तरीके से शो होगा, यानी कि डिक्लाइन होगा। अगर आप देखते हो पॉजिटिव को देखते हो, अगर आप पॉजिटिव देखते हो तो पॉजिटिव में आपका जो होता है बेटा मुंह खुला हुआ होता है, मतलब इस तरीके से ओपन माइंडेड होता है, ओपन मुंह की तरफ होता है, और जबकि क्लोज में क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो आपका ग्राफ होगा ओपन, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ये आ गया टी और ये हमारे पास है वी। तो पहले अगर हम बात करते हैं T1 टाइम तक की, तो T1 में आपका ग्राफ जो ऊपर की तरफ मुंह खुलता हुआ ओपन इस तरीके से होगा। इसके बाद में क्या होगा कि T1 से लेके T2 टाइम के बीच में आपका जो ग्राफ है वो नेचर को शो कर रहा है डिक्लाइन पैराबोला को। तो अगर मैं डिक्लाइन का नेचर की बात करूँ तो वो इस तरीके से बंद मुंह होता है, तो बंद मुंह किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये एकदम परफेक्ट है यहाँ पर, जबकि आपका ऑप्शन नंबर 2 देखते हो तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि आपका एस्केलेशन जीरो, तो यहाँ पर भी आपका जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। एंड आपका अगर ऑप्शन नंबर में फोर्थ की बात करूँ तो ये अगर आप इनिशियली ग्राफ देखते हो तो ये पैराबोला का नेचर तो शो कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव पैराबोला को, क्योंकि ऊपर की तरफ मतलब इसका फेस ऊपर है। यहाँ पर क्या है कि ये आपका ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव एंड ये आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका यहाँ पर आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा। तो पहला ग्राफ आपका पॉजिटिव नेचर का था, दूसरा ग्राफ आपका नेगेटिव नेचर का था। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया हो। साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rubber ball is released from a height of 1.5 meter above and it is caused and after 3 bounce, यानी कि 3 बार ये टकराती है जमीन पर। Sketch the graph of its position, velocity and acceleration as a function of the time. टेक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एज अपवर्ड, यानी कि वाई डायरेक्शन को आपको क्या लेना, पॉजिटिव डायरेक्शन लेना, और यहाँ पर आपको ग्राफ को शो करना है कि किस तरीके से इसका नेचर होगा। तो पहले तो आपकी देखो बॉल जो है किसी पर्टिकुलर आपने हाइट से छोड़ी है और नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आ रही है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी 0, और जैसे जैसे आपकी बॉल जो है बेटा वो नीचे आती जाएगी, नीचे आती जाएगी, तो यहाँ पर जब आएगी आपकी बॉल तब उसके पास एक वेलोसिटी हो जाएगी v, और जैसी भी वेलोसिटी के साथ में वो यहाँ पे टकराएगी, टकराने के तुरंत बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v1 के साथ वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो पहले तो आपकी वेलोसिटी जो वो नेगेटिव में इंक्रीज करेगी, 0 से नेगेटिव की तरफ इंक्रीज करेगी। फिर जैसे एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कोलाइड करने के बाद में वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होती रहेगी, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी और फिर वो नीचे आएगी पर्टिकुलर वेलोसिटी v1 के साथ में, और कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद में वो पर्टिकुलर वेलोसिटी v2 के साथ में ऊपर की तरफ जाएगी। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव लेनी है, ये नेगेटिव। पहले आपकी वैल्यू होगी नेगेटिव की तरफ इंक्रीज करेगी, फिर पॉजिटिव की तरफ, फिर नेगेटिव की तरफ, फिर आपकी पॉजिटिव की तरफ आएगी, ऊपर जाएगी,
फिर आपकी नीचे आएगी, फिर जब नीचे आएगी तब उसकी वेलोसिटी फिर से नेगेटिव हो जाएगी, और फिर टकराने के बाद जब वो वापस ऊपर जाएगी v3 के साथ, फिर से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास एक ग्राफ है, जैसे कि इसका नेचर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहले आपकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से जैसे हमने बताया जीरो से स्टार्ट होगी, नेगेटिव तक जाएगी, नेगेटिव तक आपकी इंक्रीज करिए, जैसी वैल्यू टकराई है, टकराने के बाद तुरंत अब देखो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना, -4, -4 है, जब क्योंकि जब वो टकराई है तब उसके पास तो वेलोसिटी पर्टिकुलर ज्यादा होगी, क्योंकि अब जब वो टकराने के बाद वापस जाएगी तो उसकी हाइट सेम नहीं है, हाइट सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जब टकरा के जब वो वापस जा रही है तो वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ और कम वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो बेटा उसका देखो मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, तुरंत ही पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होने के बाद में फिर से वो जीरो हुई है, जैसे कि हमने बताया आपको क्या होना है, उसको जीरो होना, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर जीरो होना, फिर जीरो के बाद फिर नेगेटिव होनी है, जीरो के बाद फिर नेगेटिव हो गई, फिर नेगेटिव के बाद में फिर से उसको पॉजिटिव होना है, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ में, इस बार वेलोसिटी और कम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव। आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आया, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका इस बार। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो यहाँ पर तो उसके पास पर्टिकुलर एक वेलोसिटी है b, इनिशियली कोई वेलोसिटी होगी, जब आपकी बॉल ऊपर तक जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टॉप मोस्ट तक पहुंचते पहुंचते जीरो, और फिर जब वो यहाँ से वापस आएगी तो उसके पास एक पर्टिकुलर फिर से वेलोसिटी होगी, लेकिन वो इस बार नेगेटिव होगी। तो पहले आपकी वैल्यू जो होगी वो मतलब पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी जहां से आप पॉजिटिव वैल्यू होगी, जीरो पर पहुंचोगे, फिर जीरो से आप नेगेटिव की तरफ आओगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यानी एक बार पॉजिटिव होनी है, एक बार नेगेटिव होनी है। तो आपका देखो जैसे कि ग्राफ नंबर थर्ड है, तो इसमें हर बार पॉजिटिव ही है वैल्यू, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये नहीं होगी। सेकंड वैल्यू में भी हर बार पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव एरिया में ही लाई कर रही है, तो ये भी नहीं होगी। फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन है जिसमें आपकी वेलोसिटी जो है दोनों बार आपकी एक पर्टिकुलर हाइट से बढ़ रही है, हाइट से आ रही है, उसके बाद जीरो हो रही है, फिर जीरो होने के बाद में दोनों ही केसेस में जैसे कि यहाँ पर भी था वो जीरो हो गई, यहाँ से बढ़ी है, ये पर्टिकुलर एक टाइम पर आकर बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आपका जो फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो एक ही टाइम पर आपके पास दो वेलोसिटी दिखा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बॉल एक साथ ही ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वेलोसिटी घट भी रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वेलोसिटी बढ़ भी रही है नेगेटिव की तरफ, तो ग्राफ नहीं होगा। इस ग्राफ में आपका क्या हो रहा है, एक साथ वैल्यू बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो ये ग्राफ नहीं होगा। आपका ग्राफ नंबर वन होगा जिसमें कि आप पहले जीरो से आप बढ़ोगे, टी इक्वल टू जीरो पर आपके पास एक वेलोसिटी है बी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, फिर जीरो होने के बाद में आपकी वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज करेगी और नेगेटिव की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो देखो वैल्यू आपकी देखो हमेशा हर टाइम पर आपको एक ही वैल्यू मिलेगी टी की और वी की वैल्यू एक ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ओके एक ये आपका और क्वेश्चन है, ये काफी आपका जेई मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और कितने ईयर का आपको दिख रहा है कि ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2015 का, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये बार बार आपका रिपीट होता रहे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, टू स्टोन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ ऑफ 200 मीटर, ओके 2 मीटर हाइट, 240 मीटर की हाइट है, इनिशियली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 14 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम वेरिएशन रिलेटेड टू द पोजीशन एंड द सेकंड स्टोन। यानी कि आपको निकालना है, यहाँ पर आपको वेरिएशन निकालना है, यानी कि आपने क्या करा है, टू स्टोन है, दो स्टोन जो हैं आपके पर्टिकुलर एक हाइट से फेंके जाते हैं, 240 मीटर की जिसकी हाइट है बिल्डिंग की, यहाँ से आप दो स्टोन, दो पत्थरों को फेंकने वाले हो, एक को फेंकने वाले हो 10 की स्पीड से और एक को फेंकने वाले हो 40 की स्पीड से, एक को फेंकने वाले हो आप 40 की स्पीड से ऊपर की तरफ और एक को फेंकने वाले हो 10 की स्पीड से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो आपकी हो जाएगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10, फर्स्ट की 10, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा आपका 40 मीटर हो जाएगा। Which of the following best representation of the time variation of a relation position of the second stone with respect to first, यानी कि आपको पोजीशन निकालनी है सेकंड स्टोन की विद रेस्पेक्ट टू वन। तो आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो पोजीशन ऑफ अगर मैं सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात बोलता हूँ तो इसको आपको क्या पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम माइनस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन। और ऐसी अगर मैं S1 की बात करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हो जाएगा U1t माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं S सेकेंड माइनस S1 लिखता हूँ, अब देखो होगा क्या ना कि आपकी जो बेटा 10 किलोमीटर से आपने जिसको फेंका है बॉल को, तो वो थोड़ा पहले जल्दी ग्राउंड पर आ जाएगी, है ना, और जब वो ग्राउंड पर आ जाएगी तो हम यहाँ पर अगर ये रिलेशन देखें ध्यान से,
तो इस रिलेशन में से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको मिलेगा यू सेकेंड माइनस यू वन बाई टाइम। तो ये पाथ आपका कब तक फॉलो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपका सेकंड, आपका एक मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 एंड वेलोसिटी ऑफ 1 ये आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 30t आ जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके टी के है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके टी के है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ में आपका जो है, अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की और टाइम की, तो ये आपका पहले बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा कि आपकी फर्स्ट बॉल जो है जिसका 10 मीटर के साथ में आपने फेंका वो ग्राउंड पर आ चुकी होगी। जब ये ग्राउंड पे आ चुकी होगी, आपका सेकंड पार्टिकल जो 40 की स्पीड से था वो अभी भी ऊपर की तरफ ही कहीं ना कहीं होगा। जब आपका फर्स्ट पार्टिकल ग्राउंड पर आ चुका है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो का आप मान सकते हो। और जबकि सेकंड आपका जो पार्टिकल है उसके अंदर क्या होगा कि अभी भी ये टी स्क्वायर आपका प्रेजेंट होगा। आपको जैसे मैं बताऊं, फर्स्ट पार्टिकल ग्राउंड में आने का कितना टाइम लगेगा, तो हमको ये देखना होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल को ग्राउंड पे आने का हमको टाइम देखना है। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है माइनस का 240, और टाइम इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10t माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस 4 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो टाइम की वैल्यू मिलेगी, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो टाइम की वैल्यू आपको मिलेगी 8 सेकेंड। टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 सेकंड। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो टाइम की वैल्यू 8 सेकंड के बाद में क्या होगा कि फर्स्ट पार्टिकल तो ग्राउंड पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। सेकंड पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर अभी भी ये बेटा टी स्क्वायर का जो कंपोनेंट है ये अभी विराजमान होगा। तो यानी कि अगर मैं आफ्टर आफ्टर 8 सेकंड की बात करता हूँ, तो आफ्टर 8 सेकंड जो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की बात करूंगा तो सेकंड तो होगा आपका यू, हाँ सेकेंड टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पर बेटा जो आपका टी है ये ग्रेटर देन 8 है, तो टी ग्रेटर देन 8 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस का 240 मीटर। तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका जो बेटा एस में और टी में जो रिलेशन है, एस में और टी में जो रिलेशन है, एस जो है आपका एस सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, अगर आप रिलेशन देखते हो तो टी का भी रिलेशन है, टी स्क्वायर का भी रिलेशन है। और टी स्क्वायर का रिलेशन कैसा है बेटा, नेगेटिव है। टी स्क्वायर का जो रिलेशन है नेगेटिव ऑफ टी स्क्वायर है। तो अगर आपको ध्यान से याद हो तो अभी पैराबोला की इक्वेशन मैंने बताई थी, अभी नेगेटिव होता है तो स्लोप आपका किस तरीके से होता है, डिक्लाइन होता है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग स्लोप आपका बेटा सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो पहले तो आपका ये कांस्टेंट होने वाला है जो कि आपका ये है 30t, फिर उसके बाद में डिक्रीजिंग होने वाला है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम समरी की बात करें, अगर हम बात करते हैं आपसे समरी की, तो आपने क्या सीखा। तो समरी में आपने अगर ये सीखा कि अगर आपका एक्सेलरेशन जो है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका एक्सेलरेशन जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है, अगर एक्सेलरेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है तो आपका जो वेलोसिटी है ये आएगा टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका बेटा टी क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये कैसे होता है, अभी हमने आपको सेकंड मतलब जो भी एग्जांपल थे हमने बताया था, अगर a इज इक्वल टू टी है तो a इज इक्वल टू आप dv ओवर dt लिखोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा t। तो यहाँ से आपको v बराबर टी स्क्वायर का मिलता था। इसी तरीके से आप v को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, dx ओवर dt लिखोगे, तो यहाँ से आपको टी स्क्वायर है तो यहाँ से s बराबर आपको क्या मिलेगा, टी क्यूब के मिलेगा। तो आपके लिए कीवर्ड रहते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है तो आपका जो वेलोसिटी है, अगर आपका एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं, इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन अगर आपका बेटा कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस केस में जो आपका वेलोसिटी है ये आपका टी के प्रोपोर्शनल आएगा, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्रोपोर्शनल आएगा बेटा टी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ ग्राफ्स आपको मैं बता देता हूं कि ग्राफ आपका किस तरीके से शो होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूंगा इस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन का और टाइम का ग्राफ होगा, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम का ग्राफ है, तो ये आपका कांस्टेंट नेचर का शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे वेलोसिटी की और टाइम के ग्राफ की, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है ये आपका इस तरीके से नेचर शो करेगा पैराबोला को।
और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा एस एंड टी की, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। थोड़ा जल्दी, मतलब टाइम की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ने पे आपका पोजीशन जो काफी जल्दी से बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की, तो ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम ग्राफ है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नेचर को शो करेगा। और आपका जो बेटा पोजीशन है और टाइम का ग्राफ है, ये आपका कुछ पैराबोला नेचर को शो करेगा। ठीक है, आई होप कि इतना कुछ आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, थैंक यू।